हेलो एंड वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो ऑल काइंड्स ऑफ जेकेएसएसबी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट जो है हो सकते हैं। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको टच किया जाए और अभी के जो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन जो हैं वो मैंने बनाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So the first question is, economics is a study of mankind in the ordinary business of life is the statement of। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। जो हमारे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है बेसिकली ये एक तरीके से दी हुई, तो ये किसने दी हुई है डेफिनेशन? सो इकोनॉमिक्स की ये डेफिनेशन एडम स्मिथ ने नहीं दी है, लियोनल रॉबिन्स ने भी नहीं दी है, पॉल ए सैमुएल्सन ने भी नहीं दी है। इट वॉज गिवन बाई एल्फ्रेड मार्शल। सो द करेक्ट आंसर वुड बी एल्फ्रेड मार्शल। ये जो डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट वॉज गिवन बाई एल्फ्रेड मार्शल। इसका आंसर रहेगा सी पार्ट। सो लेट्स जंप टू द सेकेंड क्वेश्चन। द बेसिक प्रॉब्लम स्टडीड इन इकोनॉमिक्स इज़। ये चीज़ें हमने जो ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स पोस्ट किए हैं उसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। मोस्टली कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस नहीं किए हैं। सो अभी मैंने इन सब क्वेश्चंस को कंपाइल कर लिए, जो टॉपिक्स बच गए हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? द बेसिक प्रॉब्लम स्टडीड इन इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड मीन्स, स्कार्सिटी एंड स्ट्रैटेजी टू मीट ऑल वांट्स। सी अनलिमिटेड वांट्स तो एक प्रॉब्लम है ही है, और अनलिमिटेड मीन्स जो है अगर इसको हम देखेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी जो मेजर प्रॉब्लम है वो नहीं रहती है। तीसरी आगे हमारी प्रॉब्लम स्कार्सिटी। तो क्या स्कार्सिटी हमारी बेसिक प्रॉब्लम है? यस। हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, ये जो हमारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसकी वजह से है? स्कार्सिटी की वजह से। क्योंकि अगर यहाँ पे रिसोर्सेज अबंडेंट होते तो अनलिमिटेड वांट्स खुद में एक प्रॉब्लम जो है वो कभी होती ही ना। स्ट्रैटेजी टू मीट ऑल वांट्स, तो वो स्ट्रैटेजी भी अगर स्कार्सिटी ही नहीं होगी तो हमें स्ट्रैटेजी चाहिए ही नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है, द बेसिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में है, वो हम स्कार्सिटी को मानते हैं। सो द बेसिक प्रॉब्लम स्टडीड इन इकोनॉमिक्स इज स्कार्सिटी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है सी पार्ट विच इज स्कार्सिटी। द थर्ड क्वेश्चन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली जो है हम पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात नहीं करते। इकोनॉमी के किसी एक सेक्टर के बारे में बात करेंगे या फिर किसी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी की पूरी जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, नेशन वाइड इकोनॉमी है या किसी स्टेट की पूरी इकोनॉमी है, उसका जो पूरा क्या उसका हाल चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, जीडीपी कितनी है, ठीक है, उस तरीके की जो सारी चीज़ें हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे द फर्स्ट स्टेटमेंट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमी एज अ होल। अभी मैंने आपको बताया द इकोनॉमी एज अ होल इज द टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, नेशनल इनकम। अब देखो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये भी हम मैक्रो में पढ़ते हैं कि इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स हैं। उनमें जो है प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंडरी सेक्टर है, उसके बाद आपका टेरिशरी सेक्टर है। तो इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे प्रोडक्शन हो रही है, क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें हम मैक्रो का पार्ट है। स्टडी उसके बाद आ गया हमारा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तो यस, जब हम किसी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात करते हैं तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कभी भी आप किसी पर्टिकुलर मार्केट की अगर आप डिमांड की बात कर रहे हो या आप पर्टिकुलर मार्केट की सप्लाई की बात कर रहे हो तो वो हमेशा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। या फिर उनके किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो, दैट विल ऑल्सो बी स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। Now the fourth part was national income. Since what is national income? National income is net national product at factor cost और market price. तो ये भी जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का
पार्ट है, ये भी हम माइक्रो के अंडर नहीं पढ़ते, इसलिए इसका आंसर भी होना चाहिए ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट्स. Now, the fourth question is, which of the following is a microeconomic statement? I hope ऊपर से आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, अगर आपको पहले भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था तब भी. सो लेट मी रीड द स्टेटमेंट्स और आप खुद अपने माइंड में सोचो कि क्या आंसर होगा इसका. ठीक है. नेशनल इनकम इंक्रीज्ड बाई 4%, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज 9.8%, प्राइस ऑफ wheat determines its demand, general price level increased. Now these are 4 statements. अब आप पहले खुद सोचो कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इट वुड बी रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट. अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो. देखो, नेशनल इनकम की बात आ गई, अभी हमने पढ़ा नेशनल इनकम जो है वो मैक्रो में आएगा, तो ये तो डेफिनेटली नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज 9.8%. अगेन वी स्टडीड अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जो है ये किसका पार्ट है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. बैंकिंग भी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं हम, क्योंकि बैंकिंग भी फॉर द एंटायर इकोनॉमी होती है. ठीक है. अब हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग से बैंकिंग हम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए बैंकिंग भी किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. सो द थर्ड स्टेटमेंट इज प्राइस ऑफ व्हीट डिटरमाइंस इट्स डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज्ड. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो. ठीक है, कि प्राइस लेवल की बात हो रही है, यहाँ पे भी प्राइस की बात हो रही है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन काम नहीं कर रही है. लेकिन सी, आप स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो. यहाँ पे लिखा है जनरल प्राइस लेवल हैज़ इंक्रीज्ड. इसका मतलब पूरे का पूरा इकॉनमी का जो प्राइस लेवल है दैट इज़ इन्फ्लेशन की बात हो रही है. जनरल प्राइस लेवल की जब भी बात होती है तो दैट मीन्स इन्फ्लेशन हैज़ हैपेंड. ये यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि यहाँ पे इकॉनमी में इन्फ्लेशन हो गई है, क्योंकि जो जनरल प्राइस लेवल है, सारे के सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, सारी कमोडिटीज़ हैं आपकी, उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया है. अगर ये जनरल प्राइस लेवल की जगह किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस होता, से हम जैसे यहाँ पे है प्राइस ऑफ व्हीट डिटरमाइंस इट्स डिमांड, यहाँ पे हम एज सच बात नहीं कर रहे. अगर यहाँ पे ये खाली ये आ जाता कि व्हीट प्राइस लेवल हैज़ इंक्रीज्ड, तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट हो जाती. लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, जनरल प्राइस लेवल की बात हो रही है. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक मार्केट की बात की जा रही है कि प्राइस ऑफ व्हीट जो है वो किसकी वजह से डिटरमाइन होता है, व्हीट की डिमांड की वजह से डिटरमाइन होता है. तो दिस विल बी अ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट. सो इसका आंसर भी क्या रहेगा, सी रहेगा. सो प्राइस ऑफ व्हीट डिटरमाइंस इट्स. Let's see what is the next question. Find the odd one out. ठीक है, ऑड और इवन तो आपको पता ही ये क्या है. ऑड है तो सबसे अलग जो होगा वो आपको देखना है. सो व्हाट दे आर सेइंग, वेल्थ ऑफ नेशंस, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस एंड सेटेरिस पैरेबस. नाउ ये जो यहाँ पे 3 ऊपर वाली स्टेटमेंट्स हैं, सीधे सीधे देख के भी लग रहा है या तो ये किसी बुक का नाम है या किसी पब्लिश, जो किसी ने कोई पेपर पब्लिश किया है उसका नाम है. ठीक है. वेल्थ ऑफ नेशन जो है हमारा, ये एडम स्मिथ का था, बुक है, उन्होंने लिखी है ये. एडम स्मिथ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट है हमारी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी. ये अलग से भी हो सकता है आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आ जाएं. सो आप इन क्वेश्चंस में से भी हो सकता है आपको कोई और क्वेश्चन बन के आ जाए, ज़रूरी नहीं है इसी स्टेटमेंट में आए. बट जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे आप नाउ आई हैव टोल्ड यू कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दी है, एल्फ्रेड मार्शल ने दी है. सो आप इसको याद रखो कि ये किसने दी है. वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने बुक लिखी है. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये एक ऐसे लिखा था, ये लिखा था हमारे इकोनॉमिस्ट लियोनल रॉबिन्स ने. अब यहाँ पे क्या बच रहा है, सेटेरिस पैरेबस. ये एक टर्म यूज़ की जाती है विच मीन्स कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट. ठीक है. तो जब हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे किसी चीज़ का, अगर हम 2 चीज़ों का मान लो रिलेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे देन दिस टर्म इज़ यूज सेटेरिस पैरेबस विच मीन्स ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. सो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, सेटेरिस पैरेबस.
Adam Smith. So let's see. Yes, answer D, ceteris paribus. Next question is equilibrium price is the price at which. First of all, equilibrium क्या होता है? देखो, अगर आपने साइंस भी पढ़ी होगी या आप ह्यूमैनिटीज़ से भी होगी तो इतना आपको पता होगा कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इज़ बेसिकली अ स्टेट ऑफ बैलेंस. ठीक है, इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जहाँ से आपको ना तो इधर जाने का डर है ना उधर जाने का, मतलब आप स्टेबल हो, स्टेबिलिटी होती है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हमेशा. तो अब यहाँ पे बात हो रही है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है. वेयर एवरीथिंग इज सोल्ड, वेयर बायर्स स्पेंड देयर मनी, वेयर क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड, वेयर एक्सेस डिमांड इज ज़ीरो. तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है हमारा, उसका आंसर आएगा क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड. मैं आपको इसको फिगर के साथ समझा देती हूँ. से ये हमारी एक मार्केट है कोई, यहाँ पे है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे है हमारा प्राइस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. सो हमें पता है कि डिमांड कर्व जो है उसका प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड कर्व. और जो हमारा सप्लाई कर्व होता है उसका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. जैसे जैसे प्राइजेस चीज़ों के बढ़ते जाते हैं तो जो सप्लायर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स जो हैं बढ़ जाते हैं चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए. तो प्राइस बढ़ने के साथ क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा जो है वो ज़्यादा रहती है, और प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है. इसलिए जो हमारा सप्लाई कर्व है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग रहता है, which shows that there is a positive relationship between price and quantity supplied. ठीक है, QD या QS है यहाँ पे. Now this point जहाँ पे हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो है एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ये अगर DD है SS सप्लाई कर्व, सो यहाँ पे जो हमारा प्राइस इस्टेब्लिश हो रहा है, दिस प्राइस इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इस्टेब्लिश हो रही है इस पॉइंट पे, जहाँ पे हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस वुड बी इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड. सो इसी तरीके से अगर आपको उल्टे तरीके से भी अगर क्वेश्चन वो पूछ लेंगे तो अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं. और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्वांटिटी डिमांड इस्टेब्लिश होती है उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे. देयरफॉर इसका आंसर रहेगा क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड. Next question is author of an inquiry into the nature and causes of the wealth of nation. ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऊपर भी हमने पढ़ा था वेल्थ ऑफ नेशन. इसका पूरा जो नाम है दैट इज़ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. अगर आपने ध्यान से पहले सुना होगा तो यू मस्ट बी वेल अवेयर कि इसका आंसर क्या है. सो द ऑप्शंस आर अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, लियोनेल रॉबिन्स एंड सैमुएल्सन. सो इसका आंसर है option B, Adam Smith. So the correct answer is Adam Smith. The next question is economics studies human behavior as a relationship between ends and scars means. So ये वाली definition economics की किसने दी है? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स या फिर सैमुएल्सन ने. सो अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. सो डिफरेंट जो भी इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफ़ाइन किया है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. उसमें से भी जनरल जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन जो है वो फंस सकता है. सो दिस स्टेटमेंट, दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज गिवन बाई लियोनेल रॉबिन्स. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन C.
नाउ 9th क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूँ. सो द ऑप्शंस आर कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, मैक्स मलर और सैमुअलसन. सो द करेक्ट आंसर इज एडम स्मिथ, ऑप्शन B. The 10th question is, economics is a science because it uses cause and effect relationship, deductive and inductive methods, experiments और all of the above. Now economics जो है ये both humanities का subject भी है और science का subject भी है. Why is it a subject of science? क्योंकि ये इन सब methods को use कर रहा है. Experiments भी use होते हैं, deductive and inductive approach जो है उसको भी use करके, और एक cause and effect relationship बना के भी हम economics के कई सारे concepts को समझते हैं. Therefore all of the above would be the correct answer. So the next question is, utility means equilibrium point, want satisfying power of a commodity, total value और desire for goods. यूटिलिटी को मैंने बहुत अच्छे से अपने लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. सो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. दिस इज द डेफिनेशन इटसेल्फ ऑफ द यूटिलिटी. इक्विलिब्रियम पॉइंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता. टोटल वैल्यू जो है उसके साथ मे भी आप कंफ्यूज कर सकते हो, बट प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज. और डिज़ायर फॉर गुड्स के साथ भी प्लीज़ इसको कंफ्यूज नहीं करना. यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. सो द आंसर वुड बी ऑप्शन B. Now 12th question is, a market is only a place to buy goods, only a place to sell goods, only a place where price adjust, a system where buyers and sellers interact. देखो मार्केट जो है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो कोई प्लेस हो, फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. सो ये तीनों ऑप्शंस यहीं से अगर आप देखोगे ना तो ख़त्म होगी, क्योंकि मार्केट जो है ऑनलाइन मार्केट भी हो सकती है. इट कैन ऑल्सो बी अ प्लेटफॉर्म. वो कोई प्लेस भी हो सकती है. ठीक है. बेसिकली मार्केट की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करने के लिए क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ फैसिलिटी जहाँ पे जो दोनों बायर्स और सेलर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकें. ठीक है. सो द correct answer would be a system where buyers and sellers interact. So when both buyers and sellers will interact with each other, prices will themselves adjust, and where there will be buyers, so it would obviously be a place to buy goods, and where there will be sellers, it would obviously a place to sell goods. So the correct answer is a system where buyers and sellers interact. The 13th question is, which is not included in welfare definition of economics? So welfare economics जो है वो भी एक अलग से हमारी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स को वेलफेयर पॉइंट से जो है वो पढ़ते हैं. सो वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, विच इज़ नॉट, हमने देखना है कि विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन वेलफेयर डेफिनेशन. Focus on wealth alone, study of material welfare, unlimited wants and limited means. Now इस सब में से जो ऑप्शन बी है, इट इज़ समथिंग जो हमारी वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में हम नहीं ऐड करते हैं. दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स. सो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो मोस्ट फोकस था वो वेल्थ पे था. सो फोकस ऑन वेल्थ अलोन is not part of welfare economics, whereas study of ordinary man, study of material welfare, unlimited wants and limited means, it is all a part of welfare economics. So the answer would be option B, focus on wealth alone. Coming to the next question, growth definition of economics includes. So here we're talking about जो हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, विच टॉक्स अबाउट ग्रोथ इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स. सो स्टैटिक चॉइस, नो स्टैटिक चॉइस हमारे पास जो है ज़रूरी नहीं है कि एक ही चॉइस रहे. हमारे पास ऑप्शंस जो हैं ग्रोथ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए. ऑप्शंस मस्ट बी ओपन, कि आपको जो फीजिबल लगे उस हिसाब से आप शिफ्ट कर सको. सो स्टैटिक चॉइस वुड नॉट बी वन. अनलिमिटेड मीन्स नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अनलिमिटेड मीन्स किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में अगर आप लगा दोगे तो दैट वुड नॉट बी
efficient. Okay, then dynamic framework of choice and moral welfare. डायनेमिक फ्रेमवर्क ऑफ चॉइस इज समथिंग जो ग्रोथ डेफिनेशन के बीच में बिल्कुल आएगा, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए कोई चॉइस कर रहे हो तो आपके पास उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। आपके पास जो फ्रेमवर्क है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, आप बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हो अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डायनेमिक फ्रेमवर्क ऑफ चॉइसेस। नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन इज विच थ्योरी इज इंक्लूडेड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने जो इसी वीडियो में ही माइक्रो और मैक्रो में डिस्टिंक्शंस पढ़ी हैं उसके हिसाब से आई होप कि आप इसका आंसर एक बार में ही बता दोगे। इनकम थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ट्रेड थ्योरी या फिर प्राइस थ्योरी। देखो, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी पूरी की पूरी इकॉनमी की बात हो रही है, ट्रेड थ्योरी भी हम पूरी की पूरी जो है स्टेट में देख रहे हैं, ठीक है। स्टेट यहाँ पे मैं नेशन को ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर रही हूँ। सो इनकम थ्योरी इज ऑल्सो दैट ऑफ द एंटायर कंट्री और स्टेट। बट प्राइस थ्योरी जब हम बात कर रहे हैं तो प्राइस थ्योरी कैन बी ऑफ अ सर्टेन मार्केट, देयरफॉर विच थ्योरी इज इंक्लूडेड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? प्राइस थ्योरी। सो प्राइस थ्योरी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच हैव एक्सचेंज वैल्यू एंड ओनरशिप राइट्स? सर्विसेज, गुड्स, मार्केट्स एंड रेवेन्यूज। देखो, मार्केट्स और रेवेन्यू तो सीधे जो है वो बाहर हो गए, एक्सचेंज वैल्यू और ओनरशिप राइट्स यहाँ पे नहीं होते। मार्केट की ओनरशिप राइट एक इंडिविजुअल इंसान के पास थोड़े हो सकती है, एट द सेम टाइम रेवेन्यू का जो है ओनरशिप राइट तो होगा, लेकिन रेवेन्यू एक्सचेंज वैल्यू क्यों करेंगे रेवेन्यू की? सो ये चीज़ें तो दोनों बाहर होगी। अब यहाँ पे आता है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो है इनकी जो है एक्सचेंज वैल्यू रहती है, ठीक है, लेकिन जो सर्विसेज हैं इसकी लिमिटेड ओनरशिप राइट्स रहती हैं। कैसे? लेट्स सी द सर्विसेज ऑफ अ टीचर। नाउ लेट्स से आई एम टीचिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आप मुझसे वो सर्विस ले रहे हो, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट नाउ by utilizing my service you do not have any entitlement to ownership. आप मुझे ओन नहीं कर सकते हो, ठीक है। एट दिस पॉइंट आप मेरी सर्विस यूज़ कर सकते हो, मे बी इफ़ इट वॉज पेड आप मुझे पे करोगे। नाउ यहाँ पे तो एक्सचेंज वैल्यू नहीं है बिकॉज इट इज़ अनपेड, में ये फ्री ऑफ कोर्स जो है कॉस्ट जो है ये कोर्स हम दे रहे हैं। बट इफ़ इट हैड सम पेमेंट तो मैं वो पेमेंट लेती, उस पेमेंट के बदले आप ये वाला टॉपिक जो है समझ सकते थे। बट दैट डजेंट मीन कि आप इस पूरे के पूरे जो है कोर्स पे अपना ओनरशिप जो है वो एंटाइटल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई गुड है, व्हेन यू आर बाइंग अ सर्टेन गुड, अगर आप मुझसे नोट्स खरीद के लेकर जा रहे हो, से इट इज़ अ हैंड आउट, नाउ व्हेन इट इज़ विद यू एंड यू हैव मेड द पेमेंट, आप बिल्कुल उसके ऊपर अपने ओनरशिप राइट्स जो है वो बना सकते हो। इट विल डेफिनेटली बी योर्स। तो सर्विसेज में जो ओनरशिप राइट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वेयर एज गुड्स में एब्सोल्यूट ओनरशिप राइट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। देयरफॉर द आंसर वुड बी गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी। इज यूटिलिटी सेम एज प्लेजर? नो। इज यूटिलिटी सेम एज मोरल सिग्निफिकेंस? नो। इज यूटिलिटी इक्विवेलेंट टू यूजफुलनेस और ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट? नाउ utility is equivalent to usefulness. Why? Because utility is the want satisfying power. तो अगर कोई चीज़ आपकी want satisfy कर रही है, that means it is also useful to you. So this would be the answer. Scarcity definition of economics was given by Adam Smith, Marshall, Robbins or Robertson. So it was given by Lionel Robbins. Scarcity definition of economics was given by Lionel Robbins. तो तीनों definitions हमने देख ली हैं। एडम स्मिथ की definition हमने देखी, मार्शल की देखी, now you also seen of Robbins. Reasoning from particular to general is called deductive method, inductive method, normative economics और positive economics. Now see, normative economics and positive economics जो है वो तो बिल्कुल different terms हो गई, ठीक है। normative economics talks about what
ought to be. And positive economics talks about what actually is. This talks about facts and figures. And normative economics जो है वो बात करती है statements के ऊपर मोस्टली, ठीक है. सो दे आर जस्ट सेइंग कि सोल्यूशन दे सकते हैं, अलग अलग प्रोपाउंड कर सकते हैं सोल्यूशन, दैट दिस कैन हैपन और दैट कैन हैपन. रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड. ऑन द अदर हैंड डिडक्टिव मेथड इज फ्रॉम अ जनरल टू पर्टिकुलर. सो इसका आंसर रहेगा इंडक्टिव मेथड. Now next question is total revenue is equal to total output sold into price, total cost, marginal revenue and marginal cost. So पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर रहेगा total output sold into price. Now see, अगर आप इसके पीछे लॉजिक समझना चाहते हो, although it is very simple, say you are a shopkeeper and you are selling a particular commodity, say some toy, उसकी आपके पास 100 यूनिट्स हैं. नाउ आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, हाउ वुड यू नो दैट? उसके लिए आपको उसका क्या पता होना चाहिए? क्या उसकी टोटल कॉस्ट पता होनी चाहिए कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी है उसको बनाने में? नो, बिकॉज टोटल कॉस्ट वुड बी लेसर देन दैट ऑफ प्राइस. डू यू शुड यू नो मार्जिनल रेवेन्यू? नो. मार्जिनल कॉस्ट? नो. सो व्हाट यू शुड नो इज उसका प्राइस क्या है, किस प्राइस पे आप उसको सेल कर रहे हो, रिटेल प्राइस. सो रिटेल प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड विल गिव यू द टोटल रेवेन्यू. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा प्राइस. अगेन पिक द ऑड वन आउट. लग्जरीज, कंफर्ट्स, नेसेसिटीज और एग्रीकल्चरल गुड्स. सो लग्जरीज, कंफर्ट्स, नेसेसिटीज, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स वी कैन से, बट एग्रीकल्चरल गुड इज समवट डिफरेंट, क्योंकि ये तीन जो हैं एक कैटेगरी में आ रहे हैं कि कुछ गुड्स जो है लग्जरीज में है, कुछ कंफर्ट्स में, कुछ नेसेसिटीज़ में है. एग्रीकल्चरल गुड्स भी कहीं ना कहीं नेसेसिटीज़ के अंडर ही आएंगे, बट दीज आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज. तो देयरफॉर द ऑड वन आउट वुड बी एग्रीकल्चरल गुड्स. नेक्स्ट इज चॉइस इज ऑलवेज लिमिटेड बिकॉज ऑफ अबंडेंस. अबंडेंस की वजह से तो चॉइस कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकती. डिमांड? नो. Supply? No. Scarcity? Yes. Choice is limited because resources are scarce. Chief component of cardinal utility approach was, so what is cardinal utility? Cardinal utility where we can give utility a certain measure, or we can define utility in some particular units, that is utiles. काउंट कर सकते हो. C for cardinal, C for count. So cardinal utility was given by Marshall and ordinal approach was given by Hicks and Allen. Cardinal utility approach जो है वो मार्शल ने दी है और ordinal utility approach जो है वो हिक्स और एलन ने दी है. So the correct answer would be Marshall, C. मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्मूला ये भी हमने कवर किया हुआ है. सो मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है वो TUN माइनस 1 रहेगा. सो दिस वुड बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो टोटल यूटिलिटी इज, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम. आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. से these are the two graphs for total utility and marginal utility. इस ग्राफ को देख के आप मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उस पर कोई भी आंसर जो है आप आराम से निकाल सकते हो. नाउ द क्वेश्चन वाज व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो देन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी एक इस पॉइंट पे है जहाँ पे ये मैक्सिमम है और इसके बाद इट हैज़ स्टार्टेड टू फॉल. यहाँ पे आंसर आ जाएगा मैक्सिमम. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़
मिनिमम, अगर मार्जिनल यूटिलिटी मिनिमम होगी तो यहाँ पे मिनिमम है माइनस, देन टोटल यूटिलिटी वुड बी फॉलिंग। ओके, इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो, अगर मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी ज़ीरो रहेगी तो उस केस में टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहेगा। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हम बात करेंगे कि पॉजिटिव में है, ठीक है, इफ़ मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है बट पॉजिटिव में भी इट इज़ फॉलिंग, तो उस केस में टोटल यूटिलिटी हमेशा राइजिंग फॉर्म में होगा, इट वुड बी increasing. So here the answer would be when marginal utility is zero, total utility is maximum. Gaussian's first law is also known as law of diminishing marginal utility. Remember that law of diminishing marginal utilities, another name is Gaussian's first law. So this needs no further explanation. Basis of law of demand is law of supply, law of diminishing marginal utility, Gaussian's law or cost law. So both of them are the answer because Gaussian's law and law of diminishing marginal utility are one and the same thing. आप कोई भी जो है इसमें चूज कर सकते हो. Both the options are correct. Consumer surplus concept was introduced by